फ्रेंड्स, क्या आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिफिकल्टी होती है? क्या आपको भी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हो गए या फिर ऐसे हो गया, लेटर हो गया, ये सभी चीजें आपको रटनी पड़ती हैं? तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उसका फॉर्मेशन सीखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि अगर आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। और वैसे तो ये टॉपिक आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि सेंटेंस क्या होता है, और लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको एक डेफिनेशन तक ही केवल हम सीमित रह जाते हैं। वैसे तो सेंटेंस का डेफिनेशन आपको बताया गया होगा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, वही सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जब कई वर्ड्स को हम एक साथ लिखते हैं और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। तो यहां पे हमें पूरी बात समझ में आ गई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूं। तो यानी कि मैं घर जा रहा हूं, ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अब जैसे कि मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, इसमें पूरी की पूरी बात हमें समझ में आ रही है, तो यानी कि ये भी एक सेंटेंस है। बट अगर आप किसी के पास जाएं और उनसे कहें कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, बस इतना कह के चले आए, तो क्या उसको पूरी बात समझ में आई कि आप क्या कहने गए थे उसके पास? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं है। ये आधी अधूरी सी बात लग रही है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, इसके बाद हमें आगे कुछ ज्वाइन करना होगा, ऐसा कुछ इसमें लग रहा है कि तुम सफल नहीं होगे। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। अब इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, यानी कि अब ये एक सेंटेंस हुआ। तो शब्दों का कोई भी एक ऐसा समूह रहेगा जिसमें हमें पूरी पूरी बात समझ में आ जाए, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो उसमें सबसे जरूरी तीन चीजें हैं। आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, आपको वर्ब पता होना चाहिए, और आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्योंकि जैसे ही आप कोई हिंदी का सेंटेंस देखते हैं और उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो सेंटेंस हमारे होते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस अगर होता है तो उसमें हम किसी ना किसी एक पर्सन के बारे में, या फिर किसी एक चीज के बारे में, या किसी एक जगह के बारे में, किसी जानवर के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही है वही होता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा मुझे रोज 10 रुपए देते हैं। मेरे पापा मुझे रोज 10 रुपए देते हैं। अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरे पापा की। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे पापा। ऐसे हो गया कि मोहन बांसुरी बजाता है। मोहन बांसुरी बजाता है। अब इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मोहन हो गया। इसी तरह से अगर है कि ग्वाला रोज दूध लाता है, ग्वाला रोज दूध लाता है, तो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्वाले के बारे में। तो ग्वाला इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम कहें कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिल्ली के बारे में। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? दिल्ली हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही हो वही होता है सब्जेक्ट। तो आई होप ये सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सब्जेक्ट में कभी कभी क्या होता है कि उसमें कोई एक नाउन होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो एक नाउन होता है और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब जैसे अगर एक वर्ड का सब्जेक्ट रहता है तो आप उसको कौन लगा के पता कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है किसी भी सेंटेंस में तो आप उसमें कौन लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो एक पर्सन है तो देखिए, जब आप कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो अगर कोई एक वर्ड का होगा तो आपको एक वर्ड में आंसर मिलेगा, और अगर एक से ज्यादा वर्ड का सब्जेक्ट होगा तो वो पूरा का पूरा आपको आंसर मिलेगा। अब जैसे हो गया कि एक छोटा लड़का बागीचे में टहल रहा है, एक छोटा लड़का बागीचे में टहल रहा है। अब यहाँ पे हम कौन लगा के क्वेश्चन करें, कौन टहल रहा है, आंसर क्या मिला? एक छोटा लड़का। तो यानी कि इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया? एक छोटा लड़का। और इसको लिखने का तरीका क्या है? ये हिंदी में जैसे लिखा हुआ है सीरियल वाइज,
उसी ऑर्डर में आपको इंग्लिश में भी रखना है। पहले एक आया हुआ है तो अ, फिर छोटा है तो लिटिल, और फिर लड़का है तो बॉय, अ लिटिल बॉय। इस तरीके से आपको इसको लिखना होता है। तो चलिए, सब्जेक्ट के बाद हम देख लेते हैं वर्ब। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देखना है? वर्ब। अब ये वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है, जो एक्शन होता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या है? जो भी काम हो सेंटेंस में, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। अब जैसे हो गया कि ये, जैसे हमने कहा कि मोहन बांसुरी बजाता है, अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? बजाने का, तो बजाना इसमें वर्ब हो गया। अब जैसे मेरे पापा मुझे रोज 10 रुपए देते हैं, अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? देने का, तो देना यहां पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। और जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का, तो पढ़ाना इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी काम होगा, खाना पीना, चलना फिरना, हंसना रोना, गाना नाचना, पढ़ना लिखना, जो भी काम हो, वो सभी क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जिसके बारे में बात होगी वही क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब भी क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या है? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होगा वही वर्ब है। और इसके बाद हम देखते हैं, हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, और हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, और उस एक्शन को जो करने वाला है, जो उस एक्शन को करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हमारा है, वो जिस पर वो एक्शन कर रहा है, यानी कि जिस पर काम हो, वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि जिस पर काम हो, वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि वह एक कार चलाता है, वह कार चलाता है। अब यहां पे काम कौन सा हो रहा है? चलाने का। लेकिन जब हम चलाएंगे तो हम एक्शन यानी काम किस पर करेंगे? यानी कि गियर हम किसका बदल रहे हैं, एक्सेलरेटर किसका दबा रहे हैं, स्टीयरिंग किसका घुमा रहे हैं, ये सब काम किस पे कर रहे हैं? कार पे कर रहे हैं। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। अब जैसे हो गया कि खान सर लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो जो खान सर हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? किस पे काम कर रहे हैं? जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। यानी कि वो जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? उन लाखों स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है। तो हम हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लाखों स्टूडेंट्स। तो जिस पर भी काम होगा वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह से हम कौन लगा के सब्जेक्ट पता कर लेते हैं, उसी तरह से हम किसे या फिर क्या लगा के ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। जब भी आप किसे या फिर क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं सेंटेंस में, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और जब आप किसे लगा के क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या लगाकर क्वेश्चन करने पर जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि किसी के सेंटेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं। और अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, तो उसको लिखने का जो ऑर्डर है, लिखने का जो क्रम है, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे हो गया कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो क्वेश्चन करिए किसे पढ़ाता हूं? आंसर मिला तुम्हें। यानी कि तुम्हें इसमें क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? तुम्हें की अंग्रेजी होनी चाहिए, यानी कि यू आना चाहिए। और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्या लगा के, क्या पढ़ाता हूं? तो आंसर मिला अंग्रेजी। यानी कि अंग्रेजी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम यू के बाद लिखेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अगर आप इसको इधर उधर कर देते हैं, यानी कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू का यूज करना पड़ता है। तो ये सब करने से अच्छा है कि सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए, तो वहां बीच में आपको कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें जरूर पता होनी चाहिए। अगर आप ये तीन चीजें जानते हैं तो आपको किसी भी सेंटेंस में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।